सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। नवाज शरीफ हाथ से निकल गए, ना आए नवाज तो पकड़े जाएंगे शहबाज। उस्मान बुज़दार के आ गए बुरे दिन, चेयरमैन नैब ने दे दिया बड़ा हुक्म। FATF कानून साजी, ऑपोजिशन ने पलट दी बाजी। महंगाई या ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कमाई, कीमतों में अदम इस्तेहकाम, वज़ीर आज़म परेशान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। नाज़रीन, मेरे साथी एंकर उसामा गाजी और असद खरल हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं सूबाई वज़ीर इत्तलाआत फ़याज़ुल हसन चौहान, जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। फ़याज़ुल साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, सर आज आपने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें आप आज आपने ये कहा कि जनाब अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो जो उनके गारंटर हैं उन्होंने जो गारंटी जो पंजाब गारंटी जो उन्होंने कागज़ भर के दिए हुए हैं, तो आप उनकी जो मेंबरशिप है, नेशनल असम्बली की जो मेंबरशिप है वो कैंसिल करवाएंगे। फयाज साहब, वो तो अपनी शैडो कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप उनकी मेंबरशिप कैंसिल करवाएंगे, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर डोगर से बात यह है, आइन के आर्टिकल 62F के तहत जब आप सादिक नहीं, आप अमीन नहीं, आप अपने कौल का पासदार नहीं और आप सच्चे नहीं, आप खरे नहीं, तो जिसके तहत इनके बड़े भाई नाअहल हुए हैं उसी आर्टिकल के तहत जनाब ये नाअहल होते हैं। क्योंकि इन्होंने तो जनाब फ्रंट फुट पे आके कहा था, जब पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत कह रही थी कि 7.25 अरब रुपए की जनाब जमानत लेके इनको बाहर भेजा जाए, जो इनको सजा हुई है अलीस के अंदर, तो उस वक्त जिन्होंने फ्रंट फुट पे कहा था जनाब मैं हूँ ना, मैं देता हूँ जमानत, जना आपको क्या जरूरत है जना इन चीजों की, पैसों की, जना मैं अपनी जुबान पे दे रहा हूँ। फिर लिखा जनाब, पहले अपने हाथ से लिखा जाती जनाब एक कागज पे, फिर उसको जनाब कन्वर्ट किया एफिडेविट पे, और वो एफिडेविट आज मैंने निकाल के दिखा दिया सारी कौम के सामने, उनके हाथ का लिखा हुआ भी और एफिडेविट भी, और नवाज शरीफ साहब का एफिडेविट भी कि जनाब बिल्कुल जनाब मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा भाई दे रहे हैं जमानत, तो मैं अपने भाई की जमानत में वापस आवागा। तो भाई ये तो दाहन होंगे ना फिर। लेकिन फयाज साहब उसमें एक इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ बेल पर हैं। बेल दिए जाने के बाद उनका नाम इसी से निकाला गया, उनको बाहर भेजा गया। सबसे पहले तो आप उनकी बेल कैंसिल करवाएंगे, उसके बाद फिर इनको जो है वो सादिक और अमीन जो नहीं है वो फिर आप इस साइड पर जाएंगे ना? तो बात ये है, मैंने तो कह रहा है कि एक ऑप्शन है ये जी। अगर खुदा न खास्ता वो वापस नहीं आते हैं, अभी वो इस वक्त मफरूर है और नैब के मुजरिम है, वो इस वक्त अदालतों के मुजरिम है, वो पंजाब हुकूमत के मुजरिम है, वो एहतसाबी अदालत के जना मुजरिम है, वो हाई कोर्ट के मुजरिम है, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर वो इस पूरे प्रोसेस से तो गुजरेंगे ना फिर। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि वो सारे लोग जो इस प्रोसेस में शामिल थे, वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाए, वो लोग जिन्होंने अदालत में जाके ये स्टेटमेंट दी कि वो शदीद बीमार हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि किसी बड़े अदारे से उनकी इंक्वायरी की जाए। तो कोई ऐसी चीज़ प्रैक्टिकली होने जा रही है कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं? अच्छा बाबर भाई, इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख दें। मैं तो पिछले कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि इसको एक साइड पर रख दें कि किसने सच कहा, किसने झूठ कहा। डॉक्टर अदनान के जना टीके झूठे थे, या बेगम सफदर अमान के ट्वीट झूठे थे या सच्चे थे, या जनाब मेडिकल रिपोर्ट सच्ची थी या झूठी थी, या टेस्ट सच्चे थे या झूठे थे, या डॉक्टरों की आरा ठीक थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें एक साइड पर रख दें। मैंने तो जो 2 डॉक्यूमेंट और एक इनका हाथ का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट लहराया कि जब आपने कहा कि 4 हफ्तों के बाद पाबंद है जनाब, मैं आपको वापस ला के दूंगा नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब को जो ज़मानत दी गई वो उस प्ली के ऊपर दी गई
कि आप जाएंगे किसी अथेंटिक डॉक्टर के पास, किसी अथेंटिक अस्पताल में एडमिट होंगे, रेगुलर चेकअप करवाएंगे, रेगुलर मेडिकेशन करवाएंगे, रेगुलर हॉस्पिटैलिटी होगी। 15 दिन बाद पंजाब हुकूमत को रेगुलर आप अपनी जनाब रिपोर्ट भेजेंगे और फिर आखिरी जो रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में पंजाब हुकूमत तय करेगी कि अब आपको मज़ीद एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी है। इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। इन्होंने वहाँ पे बर्गर खाए, इन्होंने वहाँ पे पिज़्ज़े खाए, इन्होंने वहाँ पे मौज मेला किया, इन्होंने वहाँ पे कोविड-19 के इतने ख़तरनाक माहौल के अंदर बगैर मास्क के घूमे फिरे, इन्होंने वहाँ से सियासतें की, इन्होंने वहाँ पे मौलाना फजल रहमान को फ़ोन करके जनाब नैब की पेशियों से जनाब परे हट के और इनकार करके जेल भरो तहरीक शुरू करने के मशवरे दिए और ख़ुद जनाब दूसरों को नसीहत और ख़ुद भी अफसीयत के मज़दाक खुद बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है ना जी, 10 बहाने करके ले गया दिल के मज़दाक। ठीक है, झूठे सच्चे जो है वो 10 बहाने करके खुद बाहर है और वहाँ से बैठ के अपोजिशन लीडरों को आंखों देखा जहर खाने की जरा वो मशवरे दे रहे हैं। ये सारा कुछ किया, मेडिकेशन नहीं करवाई, अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, अपनी इलाज नहीं करवाया, अपनी रिपोर्टें नहीं दी, तो इसका मतलब है कि चीज़ें सारी डिफ्यूज़ हो गई ना। अदालत के सामने जो पेश हुई थी तो उसकी बुनियाद पर उनको वापस आना चाहिए। अच्छा, उसमें एक चीज़ ठीक थी नहीं थी। एक चीज़ ये मियां नवाज शरीफ साहब अदालती हुक्म के तहत पाबंद थे कि हर 15 दिन के बाद वो पंजाब गवर्नमेंट को अपनी अटेस्टेड मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ से भेजेंगे। अभी तक कितनी रिपोर्ट्स आई हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका स्टेटस क्या है? सर कोई रिपोर्ट नहीं आई जी। शुरू में जनाब बिल्कुल भूल गए, फिर एक जब मीडिया के अंदर लान तान शुरू हुआ तो जनाब हुकूमत की तरफ से जनाब थोड़ी सी पुछपड़ती शुरू हुई तो एक डॉक्टर अदनान ने डमी सी जना वो रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट भेज दी। ठीक है ना, कोई किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं, एक दिन भी अस्पताल एडमिट नहीं हुए। ठीक है, सारी दुनिया देख रही है, कोई रिपोर्ट नहीं। तो जनाब ये शहबाज शरीफ साहब फंसते हैं जिन्होंने हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरलेटिव डिग्री, यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री, यू टर्न की पहली डिग्री यू टर्न, दूसरी डिग्री वी टर्न, तीसरी डिग्री डब्ल्यू टर्न, ये उन्होंने परसों डब्ल्यू टर्न लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी आला और अरफा रवायात झूठा रहने की, धोखेबाज रहने की ये बरकरार रखी। जो इन्होंने अदालतों को भी धोखे दिए, पार्लियामेंट को भी धोखे दिए, आवाम को भी धोखे दिए, अब सारों के सामने बैठ के सफ़ेद झूठ, काला झूठ, पीला झूठ, नीला झूठ, जरद झूठ जरा सारों के सामने बोला हो कि मैं कड़ी जमानत दी, मैंने वो सारा डॉक्यूमेंट आवाम के सामने ला दिया। अगर अब इनमें कोई शर्मो या हो तो फिर कुछ चल्लू भर पानी तलाश करें, उसमें डुबकियां मारेंगे ना। अच्छा फयाज साहब, उसामा गाजी साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया। गाजी साहब अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें। जो बिल्कुल जी, फयाज हुसैन चौहान साहब तो बड़े ज़बरदस्त आपको पता है बयानात देते हैं, तो मैं तो बेचैन था कि जल्दी जल्दी से सवाल करेंगे। फयाज साहब ये बताएं कि मरियम साहिबा ज़मानत पर हैं, उनको तो इयादत के लिए मिली थी ज़मानत कह लें या ये इजाज़त, उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? और जो गारंटर शहबाज शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? उनके खिलाफ तो कोई दरखास्त आनी चाहिए कि ये लेकर आए। फयाज साहब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। मरियम नवाज को बेल मिली थी कि उनके वालिद बीमार हैं, हॉस्पिटल में है और उनको ब्लड रिलेटिव कोई नहीं है तो वो वहाँ पर जाएं। उनके वालिद लंदन चले गए, वो वहाँ पर हैं, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं मूव किया जा रहा? क्योंकि वो तो अब जो जिस वजह से बेल मिली थी वो तो वजह ख़त्म हो चुकी है। देखें ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। तो इंशाल्लाह बेगम रहें, बेगम सफदर अवान साहिबा का भी जनाब बंदोबस्त होगा और नवाज शरीफ साहब का भी बंदोबस्त होगा और शहबाज शरीफ साहब का तो बंदोबस्त होगा ही होगा क्योंकि इन्होंने ज़मानत दी हुई है इन्होंने। और फिर वो मैंने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़मानत का भी माहौल देखें, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, और जो जिसकी ज़मानत दे रहा है वो तो करप्ट और मुजरिम है ही है, जो दे रहा है वो उससे भी महा करप्ट, वो उससे भी महा बदयानत, उसके ऊपर भी BCO रेफरेंस, FIR, JIT रिपोर्ट्स, अच्छा हर किस्म की। अच्छा इसमें फयाज साहब एक चीज, शहबाज शरीफ साहब सारों का बंदोबस्त होगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फजल रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं और मुश्तरका हिकमत अमली तय की जा रही है हुकूमत को गिराने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस दफ़ा कोई कामयाबी होगी या ये पिछली दफ़ा जैसा पहले होता रहा ये उसी का एक एपिसोड होगा? यार आप मुझे बताएं, कब से आप भी सुन रहे हैं, कब से हम भी सुन रहे हैं। मैं तो अक्सर एक डायलॉग बोलता हूँ, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना ये इनमें इत्तेहाद इत्तेफाक होगा,
ये फेक है, एक और नेक नहीं है, ना ये हो सकते हैं। और मौलाना को तो मैं मुसलसल पिछले 2 सालों से एक एडवाइस दे रहा हूँ, और स्पेशली ये जो इनका धरना नाकाम हुआ था, मैंने उससे पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि धरने से मैंने 2 महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी। मैंने कहा था कि धरने के बाद मौलाना पूरे पाकिस्तान की सियासी गलियों में लू फिरेंगे और ये गुनगुनाते फिरेंगे, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। फिर एक गज़ल ये भी पढ़ेंगे, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे, अल्लाह पाक की ज़ात हाजिर और हाजिर है। ये दोनों गज़लें उन्होंने पिछले 8 महीने सुबह दोपहर शाम पढ़ी, और आखिरी जो 2 हफ्ते गुजारे हैं उसमें तो खुला के लान तान की आले शरीफ को भी और आले जरदारी को भी, नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी, कि ये धोखेबाज हैं, 2 नंबर है, ये पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, ये नाकाबिल एतबार है। और अभी कल इनके अब्दुल गफूर हैदरी साहब इनकी वो क्लास लेके हटे हैं सैनेट के अंदर कि आपकी सोच से बाहर है, इन दोनों पार्टियों की, और फिर मुड़ जाते हैं। और मैंने इनको कल कहा था कि मोमिन एक सुराख से एक दफ़ा डसा जाता है। ये अजीबोगरीब है। मौलाना फजल रहमान साहब ये बार बार एक दूसरे के शौकीन है। आले शरीफ उनसे डसे जाते हैं, फजल रहमान साहब से फजल रहमान उनसे डसे जाते हैं, बिलावल ज़रदारी उनसे डसे जाते हैं, फजल रहमान साहब से फजल रहमान साहब उनसे डसे जाते हैं। अजीबोगरीब एक माहौल बना हुआ है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का इशू क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब की आत्मा को शांति नहीं मिल रही जब से वो फारिग हुए ना इक़्तिदार की खेल से। अच्छा। वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, उनका बस नहीं चल रहा। बस सिंपल सी बात ये है। और दूसरा सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, पिछले साल दिसंबर में जो धरना दिया ना, उसमें इनको लग गया चस्का। किस चीज़ का? इन्होंने जनाब अपने मुरीदैन से भी जनाब रसीदें काट के नज़रिया इस्लाम और हक 4 यार के निज़ाम की लॉलीपॉप दे के जनाब करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। इन्होंने नवाज शरीफ से और आले शरीफ से भी करोड़ों रुपए जनाब इकट्ठे किए डोनेशन पे। इन्होंने आसफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी से भी करोड़ों रुपए ईंट लिए, दाएँ बाएँ से भी आ गए। इनको पड़ गया चस्का। इन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है, चलो इक़्तिदार नहीं मिला तो ना से इतना तो इक़्तिदार में रह के नहीं कमाते थे, तो इस काम में कमाएं। ये हर रोज़ जाके जो उनको पिंच कर रहे हैं ना, ये अपोजिशन को कि तहरीक चलाओ, उसका बुनियादी मकसद ये है। इसका मकसद ये है कि एक दफ़ा फिर मन करोड़ों रुपए दो, बस। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। ताकि पता है ना हुकूमत गिरनी है ना हुकूमत जानी है, हुकूमत मौजूद है 2023 तक इधर। अच्छा, ये लेकिन समझा 1 मिनट, लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है कि ये जो हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, जो मरियम स्टेटमेंट दे रही हैं, जो मियाँ साहब रब्ते कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि सिर्फ मरियम को बाहर भेजा जाए, मरियम को लंदन भेजा जाए। तो फयाज साहब कोई ऐसा इम्कान मौजूद है कल ये ना हो कि मियाँ साहब को एक नई बीमारी हो, फिर इसी तरह की सिचुएशन पैदा हो और डॉक्टर्स कहे जी मरियम का बाहर जाना बड़ा ज़रूरी है? अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है। पता लगे मरियम की बेगम सफदर अवान की इन अटकेलियों से वो शहबाज शरीफ साहब से अब्दुल्ला शहबाज साहब भी पक्के अंदर हो जाए। ठीक है ना, जो रही से ही कसर रह गई है, पता लगे वो भी मुक गई। और हकीकत ये है ज़्यादा चांस इसी चीज़ का है। मैंने तो जिस दिन बेगम सफदर अवान साहिबा ने ये मूवमेंट की थी, ये ड्रामा किया था, ये पत्थरों का, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी का और ये सारा ड्रामा, मैंने 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि ये नैब के ऊपर हमला नहीं है, ये शहबाज शरीफ अपने चाचे के ऊपर और अपने कज़न हमजा शहबाज की सियासत के ऊपर जो है वो हमला है। और उसके बाद से लेकर आज तक आप दोस्त भी यही कह रहे हैं, सारी दुनिया ये कह रही है और साबित भी यही हुआ है। मेरी रिपोर्ट ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम 20 फ़ोन किए जब वो नैब के बाहर थी बेगम सफदर अवान साहिबा, 20 फ़ोन करके उसको डांटा कि थे की लैन आई है, वापस जाओ, घर जाओ। जब वो नहीं गई तो फिर नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया लंदन, उन्हें कहा कि इसको समझाओ ये क्या कर रही है, हमारी सियासत का बेड़ा गर्क करने लगी है। बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ा कोई है ना, कोई सिरा पकड़ते हैं, कोई मामला संभालते हैं, ये बाहर निकल के सारे का सारा बेड़ा गर्क सत्यानाश फेर देती है। तो इनके आपस की मामला ये है जना। अच्छा फयाज साहब, एक इंटरव्यू में भी, हालिया इंटरव्यू हुआ है शाहिद खान अब्बासी साहब का, उसमें वो खातून एंकर ने सवाल किया कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। उन्होंने कहा जी अगर मुल्क के मसाइल हल नहीं होते तो वो कल ही वापस आ जाएंगे। तो ये अगर तो इलाज करवा रहे हैं तो फिर कल कैसे वापस आ सकते हैं, मुल्क के मसाइल हल ना हुए? फिर वो कहते हैं कि मुल्क के मसाइल तो हल हुए ही नहीं, तो फिर वो आ क्यों नहीं रहे? अच्छा वैसे ना वो खैर मेरा कद भी 6 फुट है, वो लेकिन कहते हैं ना लंबे की अकल जैसा वो गिट्टे में होती है। इन शाहिद खान अब्बासी साहब का भी आलम ये है
मतलब है कि 40 साल तो मसले हल नहीं कर सके मुल्क के। ये हुण नवा जरा इन्हां कोई नेल्सन मंडेला बन के आना जरा नवे मसाइल हल करने इन्होंने। आए बड़े नेल्सन मंडेला, ये गवाल मंडेला है, गवाल मंडेला, ये नवाज शरीफ साहब। लेकिन हैरानगी है कि 4 दफ़ा वफाकी हुकूमत और कम से कम 7 से 8 दफ़ा सूबाई हुकूमत के मज़े लूटने के बाद भी अभी भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो नून लीग के असी आवांगे तो मुल्क के मसले हल करांगे। और भाई तुम्हारे दिए हुए तो मसले हैं, तुम्हारे दिए हुए तो दुख है, तुम्हारे दिए हुए तो जना दर्द है, जो आज जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की इकॉनमी को जना। और कल इन्होंने क्या हरकत की ये भी देख लें। पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा रियासत और अपने माशरे के साथ बेवफाई का आलम देखें। FATF में हम ग्रे लिस्ट में गए इनकी वजह से। 9/11 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को एक सबसे बड़ा सीवियर जुर्म करार दिया गया। पूरी आलमी क़यादत इस बात पर मुतफिक हुई कि जनाब दहशत गर्दी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होता है जी। इन्होंने अन्नेवाह मनी लॉन्ड्रिंग की, बेगम एयान अली की तरह की अदाकारा और ताफ़ी भट्ट की तरह के जनाब करैक्टर, इस पूरे दोनों ख़ानदानों ने, इन्होंने जनाब वो मंजूर पापड़ वाला, इन्होंने जनाब कोई दूध वाला, कोई फलूदे वाला, अच्छा जनाब शराफत मसीह, कोई क्या और कोई क्या, कोई मुश्ताक चीनी, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इतनी की कि पाकिस्तान जनाब पूरे रडार में आया आलमी सतह पे और ग्रे लिस्ट में आ गया। अच्छा, अब ग्रे लिस्ट में निकालने के लिए इनके हाथों की लगाई हुई हम अपने दांतों से खोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कल इन्होंने रुकावट डाली। कल इन्होंने अपनी ज़ात को और अपने क़यादत की करप्शन को मुकद्दम रखा, लेकिन मुल्क और कौम और रियासत को मुकद्दम नहीं रखा। और वो FATF वाला बिल जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो बड़ा मसला हो सकता है। अच्छा, हमने आगे उस पर बात भी करनी थी, बड़ा अच्छा हुआ कि आपने वो मौजू भी छेड़ दिया। हम ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे। हमने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी बात करनी है, उसमें भी तहकीकात वसी हो रही हैं। ये तो बताएं कि यही अभी हालिया इंटरव्यू में शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह भी कहा, जब उनसे सवाल हो गया जी 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उसको मफरूर कहा जा रहा हो, ये बाइस शर्मिंदगी नहीं। उन्होंने कहा जी कोई शर्मिंदगी की, कोई ज़िल्लत की बात नहीं है, चाहे अदालतें उनको मफरूर कहे, जो मर्जी कहे, जो मर्जी कर लें, वो जब आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो तो तैयार है कि आप अदालत जाए, जो मर्जी कर लें, मफरूर करार दे दें, लेटर लिख दें, उनको ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही मियाँ साहब ने अपनी मर्जी के अलावा वापस आना है। तो बस वही बात हुई ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वही बात होगी ना। इज्जत तो आनी जानी है, कोई बात नहीं, रोकना ना जाए। इनका तो कोई साहब है ना, या आप इनके जो अपने आपने डायलॉग कोट कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब के, उन्हें तो कोई फिक्र नहीं है। कोई मफरूर कहे, कोई चोर कहे, कोई कफन चोर कहे, कोई डाकू कहे, कोई मनी लॉन्ड्रर कहे, कोई मुल्क को लूटने वाला कहे, कोई मुल्क से बेवफाई करने वाला कहे और साबित हो भी जाए, ये गल है, कोई इशू नहीं। ये तो इनका कहना है, यही तो इनका जेस्चर है। वजह यह है कि सर के हर बाल से लेके पाँव के हर नाखून तक ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और अखबार परवी के अंदर, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अब मुझे बताए ना, ये सैनिटरी वर्कर का कामा, सिक्योरिटी गार्ड का कामा, नायब कासिद का कामा, ये जो चौधरी एहसन इकबाल साहब नाम नहाद इंटेलेक्चुअल बनते हैं, ये नारोवाल के रस्तू और काना काशा के सुकरात, ये बड़ा उस दिन फ़ख्र के साथ कह रहे हैं। मैं तो इनकी नरगसियत के ऊपर मुझे हैरानगी होती है। कहते हैं मेरे पास जो कामा है, पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि सऊदी अरब ने मुझे वो कामा दिया है। यार व्हाट्स द हेल इज़ दिस यार, इनकी हालात देखें, इनसे पूछे ये अरबपति खरबपति पाकिस्तानी, ये बाहर सैनिटरी वर्कर का, नायब गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का, ये किस बात के काम में लिए हुए हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए लिए हुए हैं। तो ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, आप लगी लिपटी नहीं रखते, कई दफ़ा आप अपने लोगों को भी नाराज़ कर देते हैं। ये बताएं कि वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो फवाद चौधरी साहब, वो आमने सामने आए हुए हैं कि जी ये जाने दिया तो उन्होंने जाने दिया, गलती इनकी है। अब क्या रिपोर्ट्स कोई जाली बन सकी हैं क्या? क्योंकि आज मुझे एक साफ़ी ने बताया कि जी ये हो सकता है, यहाँ तो पाकिस्तान में आप जाकर किसी भी जगह पैसे दें, सैंपल किसी का होगा, आप किसी के नाम की रिपोर्ट निकलवा लें। और जो डॉक्टर्स का पैनल था वो कौन सा जाकर रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब को खुद चेक करता था, वो तो रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सारा कुछ कर रहा होता था। तो आपको लगता है कोई रद्दो बदल उस तरफ से हो सकती है क्या? इसीलिए ये असर नौ जायजा लेने की बात हो रही है, सारी रिपोर्ट्स का दोबारा देखी जाएंगी? यार मैंने आपको कहा है, मैं पिछले 5-6 दिन से ये बात कह रहा हूँ, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अभी आपके प्रोग्राम में भी कहा, ये इशू ही नहीं है। मान लिया यार उनकी रिपोर्ट सच्ची थी, मान लिया नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह वो मरने वाले थे, मान लिया कि अल्लाह पाक
अल्लाह पाक बचाए, लेकिन जो हालात बने हुए थे मीडिया में, डॉक्टर अदनान के टीकरों की और बेगम सफदर अमान के ट्वीट, और फिर आप मीडिया के सारे दोस्तों की जना सुबह से लेकर रात तक का जो कवरेज थी, माहौल ये था कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह मौत का फरिश्ता ढूंढ रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब को। सूरत हाल ये थी कि नवाज शरीफ साहब अभी गए तो अभी गए। सूरत हाल ये थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को ना फैसिलिटेट किया गया तो पाकिस्तान ने दुनिया की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुल्म और जबर और इस्तेहसाल और इस्तिबदाद होगा अगर उनको बाहर ना भेजा गया। माहौल तो ये बना दिया गया, चलो ठीक है चले गए। मैं तो इसमें पढ़ता ही नहीं भाईजान। ठीक है, अच्छा बुज़दार साहब, यास्मीन राशिद साहिबा ठीक खरल साहब आप भी, मैं चाह रहा हूँ बुज़दार साहब का भी मामला ये है कि वो असल चीज तो ये है जब बाहर चले गए, जिस प्ली पे गए, उसके बाद क्या किया इन्होंने, वो मैं आपके प्रोग्राम में रख चुका हूँ, वो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखी, वो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ जी। अच्छा बुज़दार साहब एक अहम सवाल है। कल नैब की एक प्रेस रिलीज आई, उसमें सबसे पहले बुज़दार साहब, उसके बाद सब्तैन साहब, उसके बाद अलीम खान साहब, उसके बाद अंसर मजीद साहब, उसके बाद और पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस। तो लग रहा है कि जैसे अब एहतसाब की पीटीआई की बारी स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई का अब एहतसाब होना शुरू हो गया? आपने कितने नाम गिनवाए, इनमें से किसी एक की तरफ से जो है ना वो ववेला सुना कि हाय मेरी अम्मी तो हाय मेरी खाला, मुझे क्यों बुलाया तो मुझे क्यों निकाला, तो सुना? इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जिसको भी बुलाओ, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने सजे खबे सारे बुलाए हुए थे ना, जिसा भी टेस्ट करो वही सुरख है। मतलब करप्शन के जना और जना नैब ज़दा होने के वाले से सारे सुरख थे, सारे के सारे। अब इनमें से जिसको पेशी पे बुलाते हैं, जाने से पहले पूरी गज़ल और पहाड़ा पढ़ते हैं कि भाईजान हमें बुला लिया, रियासत नौज़बिल्ला ख़तरे में, पाकिस्तान ख़तरे में, जमहूरी सिस्टम ख़तरे में, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, 18वीं तरमीम ख़तरे में, फला ख़तरे में। क्या हमारी तरफ से सुना? मैं सूबे का तर्जुमान हूँ, क्या मेरे मुँह से कभी सुना? क्या वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के मुँह से सुना? क्या अंसर मजीद न्याई साहब के मुँह से सुना? क्या सब्तैन खान साहब के मुँह से सुना? क्या अलीम खान साहब के मुँह से सुना? जो आप नाम बता रहे हैं, ठीक, ये फ़र्क है। बाकी अभी तो सब खुला है ना, ऐसे चौहान साहब जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जो सेनेट में जो हुआ FATF के हवाले से बड़ा अहम था बिल, वरना पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता पाबंदियाँ लग सकती हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। महंगाई की बात होगी, CM पंजाब की बात इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। भरपूर गुफ्तगू करने वाले वज़ीर इत्तेहाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। चौहान साहब, ये तो हो गई अपोजिशन की बात, अब ज़रा पंजाब हुकूमत की बात हो जाए। शेख रशीद साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जी बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, ये होगा, कोई चीज़ें चलेंगी नैब में आगे, लेकिन जब तक कोई प्रॉपर कोई यानी रेफरेंस नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं। तो उनको लगता है कि रेफरेंस नहीं आएगा बुज़दार साहब के खिलाफ। शेख रशीद साहब पेशगोइयों के बारे से मशहूर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि चेयरमैन नैब तो बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ना, तो ये शराब के परमिट वाला मामला ये आपको आगे बढ़ता नजर आ रहा है? उसामा गाई साहब, आपकी करीब की नज़र कमज़ोर है। अच्छा, आप दूर से शेख रशीद साहब की लाते हैं। मैं 2 साल से कह रहा हूँ अच्छा कि भाई जी कहीं नहीं जा रहे। उस वक्त कह रहा हूँ कि जब सारे समझते थे सुबह जा रहे हैं, मैंने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कहीं नहीं जा रहे, इधर ही है। अच्छा, लेकिन लीग ना अहल लीग नकमी लीग, इसके सीने पे भूख गलते रहेंगे पंजाब के अंदर। बुज़दार साहब, अच्छा चौहान साहब, मामला ये है कि शराब के परमिट का तो छोटा सा, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मजाक है केस ये। दूसरा गेटवे 2 जो है टोकन न्याज बे का, उसके ठेके के वाले से अब नैब की तहकीकात, फिर उनके जो अजीज़ो कारब आमदन से ज़ाहिर हिसाब से, फिर हाशिम जवां बख्श जो है उनके बारे में जो नैब के DG चेयरमैन ने दौरा किया, खुसरो मुख्तियार साहब हैं, सब्तैन खान साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, एक लंबी लिस्ट है। अब जब अलीम खान साहब के ऊपर इंक्वायरी हुई तो उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये बाकी जितने गुजरा हैं अब उनके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है। हमने पहले देखा बाबर अवान साहब के ऊपर नैब की इंक्वायरी की बात आई, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब जो 4-5 जो गुजरा है, अब क्यों PTI के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो गए? असद खरल साहब, एक तो आप करेक्शन कर लें कि अलीम खान साहब, सत्तार खान साहब ने इस्तीफ़ा उस वक्त दिया जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नैब के अंदर पेशी पे आए
वहाँ पे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, तो उन्होंने उस वक्त दिया। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपर तरीके से आज से कई दिन पहले ये चीज़ पॉइंट आउट कर चुका हूँ, और ये हकीकत भी है कि उस्मान बुज़दार साहब इस वक्त एक गवाह के तौर पे पेश हो रहे हैं, ना अभी मुल्ज़िम है ना मुजरिम है, ना अल्लाह पाक करम करेगा उनको कोई गिरफ़्तार करने का मौका आएगा, क्योंकि केस में कोई ऐसा दमखम नहीं है। बाकी नैब की अथॉरिटी है, नैब का काम ही यही है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने करप्शन के ख़िलाफ़ और एक रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए सारी चीज़ें करनी है, वो करे। लेकिन हमें पता है कि हम सुरखरू होंगे, और अभी कोई गिरफ्तार ही नहीं हुई। दोनों जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने फिर वहाँ पे एक एथिकली बेहतर समझा कि जब मैं गिरफ्तार होने लगा हूँ, पता नहीं 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, तो मैं रिज़ाइन कर दूँ ताकि अपने इस पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद फिर दोबारा हम जनाब रिज्यूम हो, और वही उन्होंने किया। तो आप बेगम रहे इंशाल्लाह। नैब के अंदर ऐसी कई प्रैक्टिसेस हैं कि नैब ने 1 साल 6 महीने 2 साल 4 साल केस चलाया, उसके बाद प्रॉपर नोटिफिकेशन करके कहा जी कि ये साहब बेगुनाह है, हम इनका केस बंद करें। इंशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब को भी इसी तरह आपको सुनने में मिल जाएगा। अच्छा, ये जहांगीर तरीन साहब वाला मामला वो तो अब वाकई सीरियस होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब ने अफसोस का भी इजहार किया था, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा शुगर मिल्स तो पंजाब में ही हैं। देखिए, शुगर मिल्स का सारा जो है ना करप्शन और बदयांती और इसका सारा मलबा बुनियादी तो ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है। आपकी जो 33-34 मिलें हैं सिंध के अंदर, 90% तो आसिफ अली जरदारी साहब की है, 90%। अनवर मजीद की है तो आसिफ जरदारी साहब की है, ए मजीद की है तो आसिफ अली जरदारी साहब की है, डायरेक्ट आसिफ जरदारी साहब की है तो आसिफ जरदारी साहब की है। आपकी 90% उन्होंने वो उसके जनाब बेनिफिशरी हैं। फिर आपके बाकी भी सारा आपके सामने सारी सिचुएशन आ गई कि 20 अरब रुपए की तो सब्सिडी, ये शायद फरकान बाजी साहब जिसका सवाल पूछे थे आपके भी प्रोग्राम में अंदर आने से पहले, बाबर डोगर साहब, उसने बीइंग वज़ीर आज़म 2016-17 में 1 साल में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी, और इस तरह दी, चुटकी बजाते दी। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और अपने इन कायदीन की और आले शरीफ की शुगर बिलों को फैसिलिटेट करने के लिए, इसके भी बेनिफिशरी ये है। बाकी केसेस इंक्वायरी कमीशन बन गया, उसकी रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के बाद लेकिन अब मामला चौहान साहब, मामला 2 चीजें उसके ऊपर काम, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कितने साल लगेंगे इन लोगों को काबिले गिरफ्त बनाने में? अगरचे ताज़ा खबर यह है कि अब इनके जहांगीर तरीन साहब के असासे जो हैं, मालूम नामालूम असासे, उनको सबको देखा जा रहा है, इदारे उसके पीछे जा रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि FIA और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तमाम इदारों से रब्ता करें जी, सारे असासे जहांगीर तरीन के सामने देखें कि जो नोन है, अननोन, बेनामी जो कुछ है, तो ये मामला तो बड़ा आगे बढ़ रहा है। तो भाई आप इसको अप्रिशिएट करें। अभी खैरल साहब ने एक सवाल पूछा कि अब कब जो है ना चीज़ें, भाई आपके सामने है, 90 दिन का टाइम दिया था, आज से कोई 60 दिन पहले की बात है, तो जो है ना, या 50 दिन पहले की या 70 दिन पहले की, 90 दिन का पूरा लाइन ऑफ एक्शन जनाब अप्रूव हुआ था वफाकी कैबिना से, और शहजाद अकबर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसमें नैब के ज़िम्मे काम था, उसने 90 दिन में ये करना है, उसमें SCCP के ज़िम्मे काम था, उसने 90 दिन में क्या करना है, उसमें FBR के ज़िम्मे काम था, उसे 90 दिन में क्या करना है, उसमें FIA के ज़िम्मे काम था, उसमें तमाम जो आपकी 6 अदारे थे वो सारे लगे हुए हैं। उसके खिलाफ उसी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फिर आगे जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही है उसके खिलाफ अदालत में लोग गए। ये एक जो ना शुगर वाले, उसको रिजेक्ट कर दिया अदालत ने, उनका नहीं, बिल्कुल जो हुकूमत काम करे, अदारे काम करें। अच्छा, 90 दिन दिए गए हैं, काम हो रहा है। 90 दिन के बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। चीनी 85 रुपए की तो चीनी 85 रुपए की थी तो कमीशन बन गया, अब चीनी 100 रुपए की मिल रही है। अवाम इंतजार कर रही है कि चीनी कब वापस 72 रुपए पे आएगी, तो ये कमीशन बन जाए, इंक्वायरी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली चीनी की कीमत मजीद 15 रुपए बढ़ चुकी है। बाबर भाई, ये सारे के सारे माफियाज हैं, ये सारे माफियाज इस कोशिश में लगे हैं जितना हुकूमत को रुसवा कर सके करे, लेकिन ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है, नबी पाक के सदक़े चीज़ें सारी कंट्रोल होती हैं। ये एक माफिया एक जनाब ब्लंडर शुरू करता है, अल्लाह पाक उसको किसी न किसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की और PTI की हुकूमत की नेक नीति की वजह से चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। ये हमारी जंग 2 साल से इस माफिया के साथ है, अगले 3 साल भी रहेगी।
ये सारे के सारे माफिया 40 साल से इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और आले शरीफ और आले जरदारी की गोद में पलकर जवान हुए हैं और इस वक्त जवान हैं। इन्होंने करना ही करना है, हमने उसका मुकाबला करना है, कर रहे हैं। चौहान साहब एक बड़ा अहम सवाल, आप माफिया की बात कर रहे हैं, आपके ही वजीर हैं सूबाई वजीर मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन साहब, उन्होंने खत लिखा 6 महीने हो गए सीएम पंजाब को कि जी डीजी औकाफ माफिया चला रहा है, ये माफिया का सरगना है, इसने कब्जे कराए हैं, लोगों को थ्रेट करता है, गलत तरीके से यहाँ पर 14 साल से डेप्यूटेशन पर बैठा हुआ है औकाफ में। लेकिन कल हमने उनका मौक़िफ़ लेने को बुलाया भी, वो यहाँ आए और बस मौक़िफ़ दिए बगैर ही अचानक चल दिए। तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है कि जहाँ जहाँ माफिया बैठा है हर जगह बेबस है हुकूमत? नहीं सर, बेबस नहीं है, हर चीज़ कंट्रोल हो रही है। देखें 40 साल यहाँ पर पंजाब के अंदर तो जनाब आपकी तकरीबन मुस्लिम लीग की हुकूमत रही तकरीबन, और उसमें से भी जो है ना 70% जो है ना इस आले शरीफ की और इस नून लीग के दौर के लगे हुए हैं। ये बात आपकी 100% सही है, ये डीजी औकाफ नून लीग के दौर का लगा है। तो आपको इसको देखेंगे इसके कुछ जब एक लेटर लिख रहा है कंप्लीट कर लूँ जी सर मैं अभी अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अब ये चाहे माफिया अफसरशाही के अंदर हो चाहे जहाँ पे भी हो, हर जगह मौजूद था। लेकिन पहले 3-4 महीने हमें प्रॉब्लम हुई अफसरशाही के हवाले से भी, उन लोगों की गलतफहमी खुशफहमी थी, पता नहीं 4 महीने बाद हुकूमत फारिग हो जाएगी, मुड़ दोबारा शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। इन्होंने अपना जेस्चर भी ऐसे देने की कोशिश की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कि शायद जनाब हम आने वाले हैं दोबारा। जब वो सारा मामला ठुस हुआ फुस हुआ ख़त्म हुआ, जेस्चर सारा इनका जनाब नेगेटिव हो गया, ब्यूरोक्रेसी को समझ आ गई कि नहीं, उनको भी अकल आ गई कि नहीं जनाब ये 5 साल भी पूरे और अगले 5 साल भी जो है वो पीटीआई के हैं, उनको ये समझ आ गई है। अब 99.9% चीज़ें कंट्रोल हैं। बाकी माफियाज करप्ट लोग हर जगह हर मौके पे हर मौजूद होते हैं, जिसकी एग्जांपल आपने दी है। मैं समझता हूँ कि अगर वो मिनिस्टर औकाफ ये समझते हैं तो वो इसको परस्यू करें, वो चीफ मिनिस्टर साहब के सामने सारी पिक्चर लेकर आए, अपना मौका भी सही तरीके से बयान करें। लेटर तो उन्होंने लिखा है, 6 महीने हो गए उस पर कुछ नहीं हुआ। चले आप इस चीज़ को देखेंगे, डीजी औकाफ के खिलाफ लेटर है, 6 महीने हो गए उस पर कुछ नहीं हुआ। ये मैं जना वज़ीर औकाफ से जना मैं रब्ता करूँगा, मैं उन्हें बताऊँगा कि भाई अगर आप समझते हैं कि चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम है तो आप ये तरीक़ेकार है, जैसे आपने कहा आपके पास आए थे लेकिन वो मौक़िफ़ दिए बगैर चले गए, ठीक है, तो उनसे पूछेंगे जनाब क्या मामलात हैं जनाब। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम महंगाई बात करेंगे कि वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा महंगाई के हवाले से परेशान है, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज लाहौर में भी बारिश थी और ट्रैफिक यहाँ भी जाम थी, लेकिन जो कराची का हाल है यकीन करें इतना दुख होता है कि वो दुख हम सब का साझा है। तो बाबर साहब की कराची में जो बात हो रही है, फिर जुमले कैसे जाते हैं? मैं सर फयाजुल हसन चौहान साहब है ना हमारे? जी साहब। चौहान साहब मेरा एक सवाल है आपसे कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ये तो नज़र है कि पंजाब में गधे पानी में डूब रहे हैं, लेकिन पूरा कराची पानी में डूबा हुआ ये इनको नजर नहीं आ रहा, वो कैसे, वो क्यों? अच्छा, कराची में गधे कचरे में जो है ना फंसे हुए डूबे हुए भी हमने दिखाए हैं। जिस दिन इन्होंने गधे का दिखाया ना, पता नहीं लाहौर की झूठी सच्ची जना बना के, वो सईद रनी साहब और मुर्तज़ा वहाँ साहब ये करते रहते हैं जना, इस तरह की फौजरी जना, और मुख्तलिफ टीवी चैनल पकड़ते भी रहते हैं। सर मैं आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आपके शो में भी कह देता हूँ, 13वां साल शुरू हो चुका है लगातार हुकूमत के, यार लगातार 13वां साल है, और कराची के अंदर आप पानी का मसला, और फिर कराची के नाले और नालियां साफ करने के लिए एनडीएमए और फौज को बुलाया गया। मैं कहता हूँ लानत है इनके 13 सालों के ऊपर। मैं कहता हूँ ये जो 6-7 अरब रुपए का इनके डीजीपीआर का बजट है ना, जिसको ये लगा कर ये मुराद अली शाह साहब को $6 मिलियन मैन और बड़ा नायक किस्म का जनाब वज़ीर आला शो करते रहे हैं, सारे का सारा कचरे ने और बारिश ने पानी में बहा दिया, छुस फुस कर दिया, और बिल्कुल इनके पल्ले और कुछ नहीं छोड़ा। शर्म से डूब मार जाना चाहिए कि अगर फौज ने आके नाले साफ करने हैं कराची के, तो ये 13 साल क्या करते रहे। मैं समझता हूँ साबित हो गया है कि इन्होंने करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया, इन्होंने टकेमारी के अलावा कुछ नहीं किया, इन्होंने आले जरदारी के एक ख़ानदान के फ़र्द को इन सारों ने मिल के खरबों डॉलर की लूटमार की फैसिलिटेशन देने के अलावा कुछ नहीं किया।
इन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने सरकार का पैसा राम राम सपना पराया माल अपना के तौर पे खाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया उसकी आइडियालॉजी के ऊपर अमल दरामद करने के अलावा कुछ नहीं किया, वरना ये हालात कराची के आपके सामने आपको चौहान साहब ये 13 साल जो पार्टी लगातार जी जी ठीक हाँ। ये दुरुस्त है, ये जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, लेकिन देखिए ये भी एक फैक्ट है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए आखिरकार एक कमेटी बनानी पड़ी, उसमें विफाक की तरफ से तहरीक इंसाफ के लोग, MQMB और पीपल्स पार्टी भी। तो इसी तरह से कोई कमेटी बना के FATF से बड़ा मसला कोई हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान में कि पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वो सेनेट से बिल पास नहीं हो पाते। अगर इसी तरह उनको भी साथ मिला लिया जाए तो शायद ये मसाइल हल हो सके, मतलब कौमी मफाद के लिए चले उनके साथ बैठ जाएं। इमरान खान साहब कह देते हैं कि जी जो मर्जी हो जाए NRO नहीं दूंगा, और ये NRO मांगने के लिए सारा कर रहे हैं। हाँ उसामा भाई, यही तो 18वीं तरमीम का रोना है। ये जो हम कहते हैं ना 18वीं तरमीम के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, इसी 18वीं तरमीम ने कुछ चीज़ें ऐसी बेड़ा गर्क कर दी है वफाक और सूबों के दरमियान। अब 100% 2010 के बाद अथॉरिटी सूबों की है। ये जितने पानी के मसले, सीवरेज के मसले, सफाई के मसले, लोकल बॉडीज़ के मसले, 100% इनके फंड, इनके मामलात सूबों के पास है। ठीक है जी। अब सूबा किसके पास है? सूबा पीपल्स पार्टी के पास है। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर डम्मी है। 18वीं तरमीम के बाद वजीर आजम सूबे के मामलात के हवाले से डम्मी है, अगर उसकी हुकूमत नहीं है उसकी पार्टी की। ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। 18वीं तरमीम के बाद अगर वजीर आजम जिस पार्टी का है उस पार्टी की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है तो उस सूबे के हवाले से वजीर आजम के हाथ में कोई इख्तियारात नहीं है, अनटिल अनलेस के वहां पे गवर्नर राज लगा दिया जाए। अब इनके पास सारे इख्तियारात हैं, लेकिन ये इतने सेल्फिश हैं, इतने सेल्फिश हैं, क्योंकि इनको मैंडेट नहीं मिला कराची में, क्योंकि इनका सफाया कर दिया तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी का धड़म तख्ता कर दिया PTI ने। ये वो गम और गुस्सा और बुग़्ज़, और दूसरा इनको अपनी करप्शन और बददियानती करने और उसको छुपाने से फुर्सत मिले, तो ये कराची की आवाम का सोचे ना सर। FATF आप डिस्कशन करते हैं ना, मैं पिछले कई दिनों से टीवी, एक मिनट सुन लें, एक मिनट भाई, टीवी चैनल्स में चीज़ों को इनकी तरफ से आए हुए लोग और जना नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी के आए हुए लोग और कुछ हमारे सादा लोग, तजिया निगार और एंकर, वो आवाम को जो है ना मिसगाइड कर रहे हैं। और भाई सूबे के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। 18वीं तरमीम के बाद 100% इख्तियारात, अथॉरिटी, प्रोगेटिव, हर चीज़ सूबाई हुकूमत के पास है। फिर उसके बाद अगर थोड़ी बहुत ही है तो आपकी जनाब लोकल गवर्नमेंट जो हुकूमत है उसकी है। ठीक है जी। PTI के पास, गवर्नर के पास, वजीर आजम के पास, वफाकी हुकूमत के पास इन चीज़ों में इंटरवीन करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। और 0.001% होगी कि जो हमने कर दी, NDMA को भेज दिया। ठीक है जी। इन्होंने फौज को तलब कर लिया, फौज को भेजा कि यार शर्म से डूब मरो, तुमसे ना कचरा साफ हो रहा है ना तुमसे नाले साफ हो रहे हैं, लेकिन ये शर्म से डूब मरने को भी तैयार नहीं है। तो जनाब 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार या आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास है, या नीचे जो आपकी MQM की लोकल जनाब गवर्नमेंट है उसके पास भी एक महदूद हद तक है। असल अथॉरिटी सूबाई हुकूमत के पास है, वो आपके सामने है। लेकिन दिलचस्पियां भी आपके सामने है, चौहान साहब वो तो सामने है। कराची के अवाम का क्या कसूर है? आपको उन्होंने वोट दिया है, उनका फरसाने हल कौन बनेगा, किस तरह बनेगा? इस हालात में तो फिर वो क्या समझे, किसके पास जाए, किसके पास अपना रोना रहे? चीफ जस्टिस भी तो कहते हैं इस 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सी चीजें हैं, तभी तो कहते हैं 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सी चीजें चेंज होने के काबिल है, होनी चाहिए। कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई मामलात हो, फिर आप स्पेसिफिक एक प्रोग्राम रख रहे हैं 18वीं तरमीम पे। मेरे साथ मैं आपको बताऊंगा, नेशनल सॉवरेनिटी से लेके लोकल गवर्नमेंट तक, नाले और नालियों की सफाई तक, नेशनल सॉवरेनिटी और नालों की सफाई तक दरमियान में 20 लूप होल है 18वीं तरमीम की वजह से। अच्छा, आखिरी सवाल चौहान साहब, मेरे पास 2 मिनट हैं। ये जो आटा चीनी बहरान, महंगाई, ये कंट्रोल नहीं हो रही, वज़ीर आज़म भी इस पर परेशान है, ये भी जिस तरह आप हकीकत मानती है भी हकीकत है। और वफाकी वज़ीर हैं फ़खर इमाम साहब, उन्होंने मान लिया, वो कहते हैं कि ये सब ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से है, ये माफिया हैं,
इनको कोई इतनी जल्दी ये मामला नहीं हल होगा, इसका मतलब है। तो कब तक लोग इंतजार करें कि कब ये माफिया पकड़ा जाएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, ये महंगाई का? वो तो लोग तो बेचारे पहले ही बड़े पिसे हुए हैं, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है महंगाई। जनाब मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर 860 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है, वही आटे का थैला सिंध के अंदर 1100-1200 का मिल रहा है। अब जब वहाँ पे आपका फ़र्क आता है 400 रुपये का, यहाँ से लोग स्मगल करते हैं, वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं, हमने फिर भी डक्का लगाया। फिर सूरत हाल ये है, सिंध के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, सिंध के सरकारी गोदामों से चीनी और आटे का जनाब पिछले 2 सालों से नहीं, पिछले 13 सालों से लूटमार है। लूटमार का सिंध के अंदर आलम यह है कि 16 करोड़ की गंदम उसको ज़ख़ीरा करने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक मंजूर नज़र शख्स उसकी जाती प्रॉपर्टी को 1.5 अरब रुपया सालाना का किराया दे रहे हैं 16 करोड़ की गंदम के ऊपर। ये मैंने नहीं, ये आपके टीवी ने और बाकी टीवी चैनल ने पिछले साल जरा ये सारा अगला सुन ले चौहान साहब, सिंध की हालत ये है कि 13.5 अरब की गंदम, 13 अरब की गंदम खुर्द-बुर्द चोरी, नैब सेक्टर ने गायब, ये लूटमार वहां का आलम है। 11.5 सारा इफेक्ट पूरे पाकिस्तान अरब रुपए की प्ली बार्गेन की है सिंध जो महकमा खुराक है, 11.5 अरब की नैब के साथ प्ली बार्गेन किया, 13 अरब की गंदम खुर्द करके उन्होंने बेच दी थी गोदामों में। वहां पे तो ये हालत है जी। अब बताए ना, मैंने झूठ कहा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है खिरल साहब, आपने इस तरह की 75 आपको एग्जांपल्स मिलेगी। आता सारा प्रेशर जो है वो वफाक के ऊपर है, आता पंजाब के ऊपर है। ये पूरा एक माफिया है, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन। ये आले शरीफ और आले जरदारी और इनके हवारी ये मिलकर चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर पीटीआई और इमरान खान साहब को नाकाम करने के लिए रियासत से दुश्मनी जो कल इन्होंने FATF के हवाले से की, आवाम से दुश्मनी जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और खुर्द-बुर्द खरबों डॉलर की करते हैं, ये स्मगलिंग, ये जनाब चीज़ों की जनाब चोरी, ये चीनी और गंदम के बहरान, ये सारे के सारे मिल के लगे, लेकिन ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इमरान खान साहब को सुरखरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।